सभी बच्चों का न्यू अनुभव ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और इसी कड़ी में आज के अंक में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। आपको ज्ञात है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये प्रायः पूछे जाते हैं और जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। तो आइए देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही अच्छा पोर्शन, भारतीय संविधान का बहुत ही अच्छा टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद। तो आइए देखते हैं। आप जानते हो भारतीय संविधान विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। विश्व का सबसे व्यापक संविधान है भारतीय संविधान, अर्थात इसके अध्ययन के लिए प्लानिंग बहुत आवश्यक है। प्लानिंग बहुत आवश्यक है। हम सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखा देते हैं, इनको आप लोग अच्छे से याद करिए। इसके बाद हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इसको अवश्य देखें। पिछली वीडियो जो हमारी अपलोड हो चुकी हैं उनको भी अवश्य देखें। आप परीक्षा में सफलता के लिए रणनीति सोचा करें, रणनीति बनाइए कैसे सफलता मिले। तो आइए देखिए, हमारे चैनल में सभी प्रकार की वीडियो पड़ी हैं, इनको आप अवश्य देखें। आइए देखते हैं। इसी श्रृंखला में हम यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद में सबसे पहले आपको मालूम है कि भारतीय संविधान के मूल भाग में 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान के मूल भाग में 395 अनुच्छेद हैं, जो वर्तमान समय में लगभग आपके 450 से अधिक आपके आर्टिकल्स हो चुके हैं। लेकिन अब भी मूल भाग में कहा जाए तो 395 हैं। ये जो बढ़े हुए भाग हैं ये सेक्शन के हैं, का, खा, गा, घा, इस तरीके से मिला करके आपके अनुच्छेदों की संख्या बढ़ चुकी है। लेकिन मूल संविधान में आज भी 395 ही अनुच्छेद हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे हम व्याख्या करेंगे इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद, यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद की केवल व्याख्या करेंगे, सभी की नहीं। एग्जाम में सफलता के लिए उचित रणनीति बनानी पड़ती है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 1 से स्टार्ट करते हैं। पेपर में आता है कभी कि आर्टिकल्स 1 में क्या है, तो देखिए स्टूडेंट ध्यान दो। आर्टिकल्स 1 सभी को मालूम है क्या है, भारत राज्यों का संघ है। एग्जाम में आपके आता है कि भारत क्या है, भारत क्या है, तो भारत राज्यों का एक संघ है। आइए देखा आपके फर्स्ट आर्टिकल में क्या है, भारत राज्यों का संघ। इसी श्रृंखला में देखते हैं हम यहाँ पे अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या निर्माण या स्थापना। देखिए आर्टिकल 2 में है नए राज्यों का प्रवेश, निर्माण या स्थापना। आइए इसी श्रृंखला में ये नए राज्य, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका एक ऐसा भूखंड जो दूसरे देश के कब्जे में है, उसको पाने के लिए जब हमें प्राप्त हो जाता है तो हम क्या है, नए राज्य का गठन कर सकते हैं। नए राज्य का गठन कर सकते हैं। तो क्या है आपका नए राज्यों का निर्माण आपका आर्टिकल 2 के तहत। आइए यहाँ पे आर्टिकल 3 में क्या है, आर्टिकल 3 में यहाँ पर भी देखिए क्या है कि भारत में आपके जो भी भूखंड है उनको हम राज्यों में बांट सकते हैं। हमारे भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि संसद चाहे, सरकार चाहे तो नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। जैसे आपको पता है, ज्ञात है कि 2014 में नया राज्य बना था, क्या, तेलंगाना राज्य बना था। 2014 में नया राज्य बना था। तो इसमें भी देखिए क्या है आपका, भारत के अंदर किसी भी पार्ट में क्या है, यहाँ पे नए राज्य का सृजन, यहाँ पर भी नए राज्य का सृजन देखा आपने। यहाँ पे भारतीय क्षेत्र में क्या है आपका, भारतीय क्षेत्र में क्या है, नए राज्य का सृजन।
आइए इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आर्टिकल 4 में क्या है। यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 4 में व्यवस्था है आपका, देखिए क्या आपका कि आर्टिकल 2 और आपका 3 ये मिलकर के आर्टिकल आपका बना 4। यहाँ पे देखिए आपका, देखिए यहाँ पे क्या है 2 and 3, यहाँ पे देखिए क्या है आपका 2 and 3। देखिए ये मिला हुआ रूप है, देखिए आपका नए राज्यों का प्रवेश, यहाँ पे नए राज्यों का सृजन, ये आपका दोनों का मिश्रित रूप है आपका। देखिए आर्टिकल यहाँ पे क्या है 4 में व्यवस्था दी गई है। तो चलिए देखते हैं, आइए आर्टिकल 5 में क्या है। स्टूडेंट आपको पता है कि हम भारत के जन्मजात नागरिक हैं। कभी आपके एग्जाम में आता है कि आप भारत के जन्मजात नागरिक हो किस आर्टिकल के तहत, या मूल नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है। मूल नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, किसी भी व्यक्ति से पूछा जाता है या पूछा जाए कि आप भारत के जन्मजात नागरिक हो, आखिर इसका उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है। तो आइए देखिए आपके सामने क्या है, यहाँ पे देखिए आर्टिकल 5 में मिलता है। देखिए मूल नागरिकता, मूल नागरिकता। तो भारतीयों की मूल नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, यहाँ पे 5 में मिलता है। देखिए मूल नागरिकता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 6 में क्या है, यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 यहाँ पे क्या है मूल नागरिकता। भारतीयों की मूल नागरिकता किसमें है 5 में है। अब यहाँ पे देखिए 6 में क्या है, आइए देखिए पाकिस्तानियों की मूल नागरिकता। यहाँ पे देखा आपने क्या है पाकिस्तानियों की मूल नागरिकता। पाकिस्तानियों की मूल नागरिकता आप देखिए क्या है, यहाँ पे आर्टिकल 6 है। यहाँ पे देखिए इसके बाद चलते हैं, यहाँ पे 7 में क्या है, तो 7 में क्या है पार्ट टाइम पाकिस्तानी। यहाँ पे देखिए इसका उल्लेख किसमें है, यहाँ पे देखिए पार्ट टाइम पाकिस्तानी। देखिए पार्ट टाइम पाकिस्तानी का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, यहाँ पे देखिए 7 में मिलता है। आइए आगे हम बढ़ते हैं, आगे 8 में देखते हैं। तो 8 में क्या है, यहाँ पे देखिए परदेशी। देखिए यहाँ पे कौन है, देखिए परदेशी। परदेशी कोई भी आपका नागरिक यदि विदेशों का है, दूसरे देशों में रहते हैं, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का है, चाइना का है, रूस का है, फ्रांस का है, कहीं का भी है, यदि वो भारत में रहता है, भारत में आता है तो क्या है वो परदेशी। लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ समय पश्चात क्या है उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है, जिसकी व्याख्या क्या है, व्यवस्था क्या है, आर्टिकल 8 में देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स क्या है, यहाँ पे 9 में देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 में क्या है, यदि कोई ऐसा भारतीय नागरिक दूसरे देशों में रहकर रहने लगा, दूसरे देशों में चला गया या कोई अपराध करके यहां से गया, तो क्या है उसकी भारतीय नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। ठीक है ना, भारतीय नागरिकता को समाप्त की जा सकती है। तो समाप्त करना, देखा आपने भारतीय नागरिकता को समाप्त की जाती है। आप देखिए कभी आपके एग्जाम में आता है कि किसी भी भारतीय नागरिकता को समाप्त की जा सकती है किस आर्टिकल के तहत। यहाँ पे देखा आपने क्या है, देखा आपने क्या है आर्टिकल 9 के तहत। जैसे आपको मालूम है फिदा हुसैन का नाम सुना होगा, ये बहुत बड़े चित्रकार थे। इन्होंने भारतीय देवी देवताओं के क्या है गलत चित्रों का नामांकन किया, चित्रण किया, जिसमें तमाम से हमारे भारतीय धार्मिक संगठन ने उनकी आलोचना की, उनकी बुराई की। आखिर वो देश छोड़ करके चले गए, कतर रहने लगे, कतर चले गए। यहाँ पे क्या है भारत में उनकी नागरिकता को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ भारतीय नागरिकता उनकी समाप्त हो गई।
तो आइए देखिए क्या है, आर्टिकल 9 के तहत आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 14 में क्या है। यहाँ पे देखिए मूल अधिकार आपके शुरू हो जाते हैं, मौलिक अधिकार आपके शुरू हो जाते हैं। आपको मालूम है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। तो आइए देखते हैं यहाँ पे विधि के समान समानता, इसमें है क्या? विधि के समान समानता, समान समानता। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे विधि की समान समानता का मतलब क्या है? कानूनी दृष्टि से भारत में रहने वाले सभी नागरिक विधिक रूप से समान हैं। वो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं। ये क्या है? उनका कानूनी अधिकार है। देखिए विधि के समान समानता है। आइए यहाँ पे देखिए क्या है, आर्टिकल 15 में क्या है ये देखेंगे। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। मौलिक अधिकार यहाँ पे देखिए, अब हम देखते हैं 15 में क्या है। तो आइए देखिए यहाँ पे धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न करना। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव न करना मतलब किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है, किसी भी जाति का कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, या लड़की है या लड़का है, पुरुष है, महिला है, इसमें भेद नहीं किया जा सकता। ये हमारे देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल में उल्लेख इसका मिलता है, आर्टिकल यहाँ पे 15 में इसका उल्लेख मिलता है। आइए हम चलते हैं कि क्या है 16 में देखते हैं। 16 में यहाँ पे ध्यान दें, अवसर की समानता, अवसर की समानता। आर्टिकल 16 में देखते हैं तो क्या है, अवसर की समानता। अवसर का मतलब यह है क्या हुआ, यहाँ पे चाहे पुरुष हो और चाहे महिला हो, सभी को सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है, समान अधिकार प्राप्त है। यदि पुरुष नौकरी कर सकता है तो स्त्री भी नौकरी कर सकती है। समान अधिकार है, इसे क्या कहेंगे, अवसर की समानता। क्या कहेंगे, अवसर की समानता। आइए यहाँ पे चलते हैं आर्टिकल 17 में क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। ये आर्टिकल पेपर में बहुत पूछी गई। आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है कि आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। यह अस्पृश्यता क्या होती है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। अस्पृश्यता का मतलब क्या है, छुआछूत। आप जानते हो पहले के समय में तमाम सी कुरीतियां विद्यमान थी, छुआछूत की भावना थी। तो देखिए क्या है, यहाँ पे छुआछूत की भावना समाप्त की गई आर्टिकल 17 के तहत। फिर भी ये पूरी तरह से कारगर आपका सिद्ध नहीं हो पाया था। इसके बाद 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना। क्या बना? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना। तब जाकर के कुछ हद तक इसमें अंकुश लग पाया। आइए देखिए यहाँ पे क्या है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कभी आया पेपर में कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब बना? 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बना। तो देखते हैं इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है, 17 में है। अब देखिए आइए चलते हैं क्या, यहाँ पे देखिए 18 में क्या है, उपाधियों का निषेध। उपाधियों का निषेध। ये उपाधियां क्या है? उपाधियों का मतलब है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी महान व्यक्ति की उपाधि को धारण नहीं कर सकता है। जैसे महारानी विक्टोरिया, अब देखिए उनकी उपाधि को धारण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तमाम से ऐसी चीजें हैं, अर्थात किसी की उपाधियों को हम धारण नहीं कर सकते। क्या है? उपाधियों का निषेध है। देखा आपने, यहाँ पे हमने व्याख्या की 17 की, फिर आपका 18 में व्याख्या किया उपाधियों का निषेध। स्टूडेंट ध्यान दें, आगे हम चलते हैं, बात करते हैं अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे देखिए क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता।
यहाँ पे देखिए क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस वाले आप लोग जानते हो, सभी बच्चे जानते हैं, प्रेस को ध्यान दो चौथी आंख कहा जाता है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र है, कहीं पर भी किसी भी स्थान पे जा सकते हैं, कहीं की भी घटना को पेपर में छाप सकते हैं, कहीं की भी घटना को उजागर कर सकते हैं। और आप लोग ये भी देखते हो कि इनको कोई बाधित नहीं किया जा सकता है, ये किसी के पर्सनल कार्यक्रम में भी पहुंच जाते हैं। अर्थात क्या है, उनकी स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर किसमें है, आर्टिकल आपका 19 में मिलता है, प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। आइए इसके बाद देखते हैं 21 में क्या है, देखते हैं। तो 21 में देखते हैं, आर्टिकल 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। यहां पे देखेंगे आप, देखा आपने कभी आ जाए पेपर में कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को लेकर किस आर्टिकल में मिलता है, तो आर्टिकल 21 में मिलता है। आइए चलते हैं यहाँ पे, इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। 21A यज्ञ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल्स देखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत आप इंपॉर्टेंट। देखिए यहां पे क्या है, जीवन जीने के अधिकार, शिक्षा को जीवन जीने के अधिकार से जोड़ दिया गया है। शिक्षा को जीवन जीने के अधिकार से, जीने के अधिकार से जोड़ दिया गया। शिक्षा को जीवन जीने के अधिकार से जोड़ दिया गया है, ध्यान दिया। जिस प्रकार जीवन जीने की स्वतंत्रता है, वैसे आपकी शिक्षा पाने की स्वतंत्रता है। इसी के तहत आपको मालूम है आर्टिकल 45 में क्या दिया है कि 6 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो ये देखिए इसका उल्लेख किस मिलता है, 21 का मिलता है। अर्थात शिक्षा को जीवन जीने के अधिकार से जोड़ दिया गया है। आइए यहाँ पे चलते हैं, आर्टिकल 22 की बात करते हैं। आर्टिकल 22 में क्या है, यहाँ पे देखेंगे परमादेश। यहाँ पे क्या है, परमादेश। देखिए मैंडेबस, परमादेश। परमादेश का जो शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। अर्थात यदि किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। यह है परमादेश। यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। इसी कहते हैं परमादेश। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आर्टिकल 24 में क्या व्यवस्था दी गई है। आर्टिकल 24 में क्या व्यवस्था दी गई है, यहाँ पे देखिए 6 से 14 वर्ष, या इसको ये भी लिख सकते हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को, कम उम्र के बालकों को कल कारखानों पे लगाया नहीं जा सकता। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को कल कारखानों में या कोई भी खतरनाक कामों में उन्हें लगाया नहीं जा सकता है। ये व्यवस्था किसमें है, आर्टिकल 24 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है, एग्जाम में प्राय पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आर्टिकल आपका 25 क्या कहता है, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। यहाँ पे देखते हैं, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता।
देखिए ध्यान, किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता, अर्थात कोई हिंदू है मुस्लिम बन सकता है, मुस्लिम है हिंदू बन सकता है, हिंदू है ईसाई बन सकता है, ठीक है। तो किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, अर्थात आर्टिकल 25 की व्यवस्था देती है किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता। आइए चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं आर्टिकल 30 में क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये भी है, पेपर में प्राय पूछा जाता है। ये आर्टिकल हमने वो सिलेक्ट किया है जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। ये हमारी आर्टिकल की फर्स्ट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो। हम सेकंड वीडियो भी आपकी अपलोड करेंगे, तो पहले आप इसको देखें, इसको अच्छे से पढ़ें, इसके बाद हम सेकंड वीडियो भी आपको अपलोड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपको, इस वीडियो को पहले अच्छे से देखें, तब सेकंड वीडियो भी आपको समझ में आएगी। तो ध्यान दो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अर्थात 30 ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं का संरक्षण एवं विस्तार। यहाँ पे अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थाओं का संरक्षण, अल्पसंख्यक समुदाय के कोई भी लोग हैं वो शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तमाम से देखा होगा मिशनरी विद्यालय चलते हैं, मिशनरी आपके हॉस्पिटल चलते हैं। देखिए अल्पसंख्यक उनको देखिए, ईसाइयों को क्या कहा गया? अल्पसंख्यक कहा गया। मुस्लिमों को क्या कहा गया? अल्पसंख्यक कहा गया। तो क्या है, उनकी आपकी संस्थानें जैसे देखा आपने मकतब हैं, मदरसे हैं, तो उनको क्या है? सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है, सरकार द्वारा उन्हें संरक्षण प्राप्त है। तो आइए देखा आपने आर्टिकल 30 में क्या है? अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों का संरक्षण या आपका प्रचार प्रसार की सुविधा। आइए आगे चलते हैं। देखिए आर्टिकल आपकी 32 की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 के बारे में आपको ज्ञात है कि भारतीय संविधान के पितामह अर्थात आप जानते हो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कौन? आपको मालूम है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आपको ज्ञात है उन्होंने कहा था अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। तो आइए देखिए, भारतीय संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। यहां पे देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा था? आपको ध्यान दो, क्योंकि आप देखिए अनुच्छेद 32 के तहत यहां पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में रिटें जारी की जा सकती है। 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति का कोई हनन होता है तो क्या है? 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ध्यान, आर्टिकल 32 के तहत यही कारण है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। आइए अब हम बात करते हैं, यहां पे देखते हैं ये हमारी आर्टिकल 35 से 51 में क्या है? आप कहीं कहीं ये भी देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए क्या है? 35 या आपका 36 आपको ये भी देखते हैं आप। 36 से 51 में क्या है? आप सभी को मालूम है। इसमें व्याख्या क्या की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तत्वों का उल्लेख किया गया है। देखा आपने 36 से 51 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं आर्टिकल 40 में क्या है। अब यहाँ पे देखते हैं तो आर्टिकल 40 में क्या है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्राय आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन।
पेपर में बहुत पूछा गया है क्या, ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो देखिए आर्टिकल कौन सी है, 40। इसी संख्या में आगे हम बढ़ेंगे। आर्टिकल हमारी 41 क्या कहती है, लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार। यहाँ पे देखिए लोक सहायता क्या होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि यदि कोई घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति है हताहत हो गया, अकाल मृत्यु हो गई, तो सरकार कुछ ना कुछ उसे सहायता प्रदान करती है। ये क्या है, लोक सहायता। जैसे आप देखा प्रसूति, महिलाओं में प्रसूति के लिए क्या है, कुछ ना कुछ आपका अनुदान मिलता है। देखिए तो क्या है, इसी प्रकार की यदि कोई आपका व्यक्ति ऐसा है जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो यहाँ पे देखिए सरकार के पास कोष होता है जिसके माध्यम से वो किसी भी व्यक्ति को फंड रिलीज कर सकती है और व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है, अपना अच्छा से अच्छा इलाज करा सकता है। तो ये आपकी इस प्रकार की जो सहायता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, लोक सहायता पाने का अधिकार। आइए चलते हैं, हमारी आर्टिकल 45 में क्या है। देखिए आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 में क्या है, तो इसमें देखिए क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को, यहां पे देखिए क्या है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान क्या देखा आपने, आर्टिकल 45 में क्या है, यहाँ पे अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा किसके लिए, 6 से 14 वर्ष के उम्र के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है आर्टिकल 45 में। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 48 में क्या है। तो देखते हैं आर्टिकल 48 में क्या है। आपको मालूम है कि कृषि पशुपालन, कृषि पशुपालन इसमें है। देखिए कृषि पशुपालन, यहाँ पे देखिए क्या है, कृषि के साथ यहाँ पे पशुपालन की भी व्यवस्था। यहाँ पे देखिए कृषि में आमदनी को बढ़ाने के लिए, किसानों की अच्छी स्थिति करने के लिए सरकार ने तमाम प्रकार की आपकी योजनाएं जारी कर रखी है ताकि हमारे गरीब किसान अच्छा लाभ कमा सके। इसी में क्या है, कृषि पशुपालन। जैसे आप देखते हैं मुर्गी पालन के लिए, देखिए मछली पालन के लिए सरकार क्या करती है, अनुदान प्रदान करती है। अनुदान प्रदान करती है तो ऐसी सहायता का उल्लेख किसमें मिलता है, यहाँ पे देखिए क्या है आपका 48 में। जैसे मधुमक्खी पालन, देखिए यहाँ पे इस प्रकार की योजनाएं जो भी हैं क्या है आपका, इसका उल्लेख मिलता है 48 में। आइए हम व्याख्या करते हैं, आगे देखते हैं क्या 48 में क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 48, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके पेपर में पूछी गई, पर्यावरण संरक्षण। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण। देखिए आर्टिकल 48 में ये भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं, उसका संरक्षण करें, जिसका उल्लेख क्या है 48 में है। 48 आपका काम है पर्यावरण। पर्या का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, अर्थात जो हमें चारों ओर से ढके हुए है उस वातावरण को क्या करना है, हमें सुंदर रखना है, जिसका उल्लेख क्या है 48 में है। देखिए आइए इसी श्रृंखला में हम देखते हैं यहाँ पे क्या है 49 में क्या है। 49 में देखते हैं क्या व्यवस्था दी गई है। 49 में भारतीय संविधान की आर्टिकल 49 में क्या व्यवस्था दी गई है, स्मारकों का राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। देखिए जो राष्ट्रीय हमारे स्मारक हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, वो चाहे काशीराम स्मारक हो या कोई भी आपका स्मारक हो, कोई भी आपका राष्ट्रीय धरोहर हो, आनंद भवन हो या फिर आपका देखिए साइंस सिटी हो, कोई भी आपकी राष्ट्रीय आपकी धरोहर है, उसका संरक्षण प्रदान करना इस सरकार का नैतिक दायित्व है। सरकार उसको संरक्षण अवश्य प्रदान करेगी, जिसका उल्लेख क्या है आर्टिकल 49 में मिलता है। आर्टिकल 49 में मिलता है। आइए चलते हैं, देखिए आर्टिकल 50 में क्या है।
आर्टिकल 50 में क्या है यहाँ पे देखेंगे, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होना। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक होना मतलब अलग होना। बच्चों ध्यान दो, आप लोग जानते हैं सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कभी कभी देखने को मिलता है कि सरकार मनमानी करती है, कभी कभी देखने को प्राय मिलता है कि सरकार क्या करती है? मनमानी करती है। ऐसी स्थिति में अंकुश लगाने का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका करती है। ऐसी स्थिति में अंकुश लगाने का कार्य कौन करता है? न्यायपालिका करती है। इसलिए क्या है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है और न्यायपालिका एक स्वतंत्र एजेंसी होती है जो किसी के अधीन नहीं कार्य करती, जो किसी के अधीन कार्य नहीं करती। आइए इसी श्रृंखला में देखते हैं। यहाँ पे आर्टिकल जब हम 51 की बात करते हैं तो आर्टिकल 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति। क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति है। आइए देखिए आर्टिकल 51 की बात करते हैं तो आइए देखिए 51 वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 51 क्या है? इसमें देखेंगे क्या, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है। यहाँ पे क्या है? मौलिक कर्तव्य। आपको मालूम है मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रूस से लिया गया है। यहाँ पे कहां से? रूस से लिया गया है। क्या? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जैसे आपके मौलिक अधिकार होते हैं तो वैसे मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। आपको मालूम है मौलिक अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं? 11 होते हैं। आपको पता है मौलिक कर्तव्य जैसे देखिए, हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने राष्ट्रीय झंडे का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। ये क्या है? हमारा मौलिक कर्तव्य है। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य है। तो आइए देखिए इसका उल्लेख किसमें मिलता है? 51 में इसका उल्लेख मिलता है मौलिक कर्तव्य का। आइए अब हम बात करते हैं क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की संख्या जो चल रही है उसमें आप देखिए क्या है? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक में राष्ट्रपति से संबंधित आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद का उल्लेख मिलता है। क्या आप देखते हैं अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंट। यहाँ पे क्या है? प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति का पद है। यहाँ पे अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत क्या होगा? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आइए चलते हैं 53 में क्या है? देखिए यहाँ पे 53 में क्या है? पावर। पावर माने शक्ति, अर्थात कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति। कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका उल्लेख किसमें मिलता है? आपका 53 में मिलता है। आइए यहाँ पे देखते हैं अनुच्छेद 56 भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। आइए 56 में क्या है? यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड। यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे टाइम पीरियड। जिस दिन से राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद को धारण किए रहेगा। ये क्या है? टाइम पीरियड है। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक आपका पद को धारण किए रहेगा। ये क्या है? आपका टाइम पीरियड है। अर्थात देखा आपने कभी आ जाए कि राष्ट्रपति 5 साल तक अपने पद पे रहता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आप देखिए 56 के तहत। इसी श्रृंखला में बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके पेपर में सारे एग्जामों में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है और महाभियोग के बाद उसको पद से मुक्त किया जा सकता है। देखिए इसका उल्लेख किसमें मिलता है? 61 में। देखिए किसमें मिलता है? 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है।
आइए अब चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखेंगे 62 में क्या है, राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति का पद 6 माह तक, राष्ट्रपति का पद 6 माह तक खाली रह सकता है। कभी आ जाए आपके एग्जाम में कि राष्ट्रपति का पद 6 माह तक खाली रह सकता है, किस आर्टिकल के तहत, तो आपको आंसर क्या देना है, 62 के तहत राष्ट्रपति का पद खाली रह सकता है। कितने माह तक, केवल मात्र 6 माह तक। आइए यहाँ पे 63 में क्या है, जैसे हम 63 में जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, उपराष्ट्रपति का पद आपका स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपका वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे देखिए क्या है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कभी आ जाए एग्जाम में आपके आता है कि किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का पद निहित है। तो स्टूडेंट ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद निहित होता है। इसी श्रृंखला में यहाँ पे देखते हैं 71 की बात हम करते हैं। यहाँ पे 71 में क्या है, तो आइए देखिए निर्वाचन संबंधी समस्या। यहाँ पे देखिए निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन संबंधी समस्या अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर यहाँ पे देखिए क्या है, हम देखिए क्या है 71 के तहत जो है, यहाँ पे 71 के तहत क्या है, राहत दे सकते हैं। अर्थात कोई आपकी समस्या है निर्वाचन संबंधी जिसका उल्लेख किसमें मिलता है, 71 में, ठीक है ना। 71 में तो क्या है आपका, इसी के तहत निर्वाचन आयोग से किसी भी प्रकार की हम शिकायत कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं, निर्वाचन आयोग से किसी भी प्रकार की शिकायत हम कर सकते हैं। और आप लोग जानते हो निर्वाचन आयोग का गठन जो हुआ है आर्टिकल 324 के तहत आपका निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। तो चलिए देखा आपने 71 में। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट में देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्षमादान की शक्ति। यहाँ पे क्या है, क्षमादान की शक्ति। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि पेपर में सबसे ज्यादा कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यही है 72 क्या है, क्षमादान की शक्ति। अर्थात किसी भी सजा पाए व्यक्ति की सजा को कोई माफ कर सकता है तो वो कौन है, राष्ट्रपति। किसी भी सजा पाए व्यक्ति की सजा को कोई माफ कर सकता है तो राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत माफ कर सकता है, 72 के तहत माफ कर सकता है। स्टूडेंट आप लोगों ने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन ये आपका था, बहुत इंपॉर्टेंट आपका और आपका इंपॉर्टेंट आपकी आर्टिकल्स की बहुत अच्छे से इनको हम कहेंगे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपको सभी बच्चों को अच्छा समझ में आया होगा। ये देखिए आपका 3 पोर्शन में यहाँ पे हमने डिवीजन किया है, ये बहुत ही अच्छा पोर्शन आपका है। इसको हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सभी बच्चों से कि इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लें और इसी की अगली कड़ी आपकी नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट आपके आर्टिकल आपके देकर के हम फिर आपकी वीडियो में उपस्थित होंगे। और तब अब तक आप लोग जो है धैर्य बनाएं और इनको बार-बार आप लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास ही मनुष्य को कुशल बनाता है। और ध्यान दो बच्चों, दावे के साथ आपको हम कहते हैं कि आपके सारे इंपॉर्टेंट आपकी आर्टिकल्स हम आपकी सीरीज में ले आएंगे और आपको याद करवा देंगे बहुत अच्छे से। और ध्यान दो, आपको पता है कहते कोई लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो आपको बच्चों डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जानते हो कि आपके सामने आपके लक्ष्य आ चुके हैं। आप विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं आपके हैं, उनमें आप लोग अच्छा करेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जैसे आपको मालूम है यूपीएसआई की वैकेंसी देखिए आपकी आ चुकी है, आपने सभी ने फॉर्म डाला होगा। आप देखिए और तमाम से आपके एग्जाम आपके सामने हैं, इनको बहुत अच्छे से फेस करें। आप लोग पूरे दृढ़ संकल्प के साथ आप फेस करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के बीच में शेयर करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर हम यहाँ पे आपको जो भी टॉपिक है बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का हम प्रयास करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।